हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। आज हम एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं। लेसन का नेम है परमाणु और अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्ट डेफिनेशन से करेंगे। परमाणु या एटम इसको बोलते हैं, क्या होता है? तत्व का सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और उसके सभी रासायनिक गुण धर्मों को भी प्रदर्शित करता है। उस तत्व के जो गुण होते हैं वो परमाणु या वो छोटा कण भी प्रदर्शित करता है। उस छोटे कण को हम एटम कहते हैं। इसको और आगे ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एटम विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है। और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हीलियम, नियॉन। ठीक है, ये मैं आपको करवाऊंगी आगे याद। अभी आप एक दो याद कर लो कोई भी। ठीक है। और उसके बाद अणु क्या होता है? किसी यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र रह सकता है और उस यौगिक के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है, उसे हम परमाणु अणु कहते हैं। देखो आप इन दोनों डेफिनेशंस को सेम है, ये वाली डेफिनेशन और ये वाली। परमाणु तत्व का वो छोटे से छोटा कण है, ठीक है, जो स्वतंत्र रह सकता है, अकेला भी रह सकता है। ठीक है। और उसमें तत्व के सभी रासायनिक गुण पाए जाते हैं। और अणु क्या होता है? तत्व का या फिर यौगिक का वो छोटा कण होता है जो स्वतंत्र रह सकता है और उसमें उस तत्व के या यौगिक के सभी गुणधर्म पाए जाते हैं। अब परमाणु और अणु में फ़र्क क्या है? ये तो परमाणु थे, ये अकेले रह सकती हैं। ठीक है। और ये परमाणु जो हैं, अणु जो हैं वो कैसे कैसे होते हैं? अब थोड़ा इसमें फ़र्क आएगा आपको, अब समझ आएगा आपको कि अणु जो हैं वो एक परमाणु को होते हैं, मोनो एटॉमिक भी होते हैं। मीन्स वो परमाणु अणु जो अकेले अकेले रहेंगे, एक परमाणु के बने होंगे। ये आर्गन अक्सर आपको अकेले मिलेगा, इसके साथ ऐसे नहीं लिखा मिलेगा, Ar2 ऐसे नहीं मिलेगा, या आर्गन के साथ कोई और एलिमेंट जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। हीलियम भी अकेला मिलेगा, नियॉन भी आपको अकेला मिलेगा, क्रिप्टॉन भी आपको अकेला मिलेगा। ठीक है। तो ये थे कुछ एकल परमाणु अणु। ठीक है। अब द्वि नाम से पता लग रहा है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जैसे N2, N अकेला था ना, N के साथ एक और नाइट्रोजन का जुड़ गया तो क्या बन गया? N2। हाइड्रोजन के साथ एक और हाइड्रोजन का जुड़ गया तो क्या बन गया? H2। Cl के साथ एक और क्लोरीन का जुड़ गया तो क्या बन गया? Cl2। ठीक है। तो ऐसे जो होते हैं जिसमें दो दो परमाणु जुड़े होते हैं, जैसे इसमें क्या हुआ? एक हाइड्रोजन का जुड़ गया, एक क्लोरीन का जुड़ गया, क्या बन गया? HCl। ठीक है, HCl बन गया। तो इसको बोलते हैं दो परमाणु जुड़े, एक ये परमाणु जुड़ा और एक ये भी स्वतंत्र था, ये भी स्वतंत्र था, दोनों आपस में जुड़कर एक अणु इसने बनाया और इस अणु का नाम है हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है। त्रि नाम से पता लग रहा है तीन तीन जुड़ेंगे। अब इसमें क्या हुआ? ये वाटर में एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, 1 2 3 हो गए। एक कार्बन का, एक ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का, कितने हो गए? CO2 3 हो गए ये भी। ठीक है। तीन तीन जुड़ के बनाते हैं तो उसको हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उसके बाद ट्राई एटॉमिक के बाद हम फिर टेट्रा भी पढ़ सकते हैं। हम टेट्रा नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे पढ़ेंगे पॉली एटॉमिक। तो पॉली एटॉमिक में बहुत सारे, 4 से भी ज़्यादा। तो टेट्रा का एक एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपको, ये NH3। तो नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन के कितनी है? 3। तो ये टेट्रा एटॉमिक, चतुर परमाणु का अणु। ठीक है। तो ये 4 वाला था। अब 4 से ज़्यादा जब होंगे तो उसको हम बोलते हैं पॉली या बहुपरमाणुक। तो ये कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6 और एक ऑक्सीजन का, कितने हो गए? 6 और 2 8 और 1 9। इसमें भी देखो हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1 3 और ये 4, ये 7 हो गए।
इसमें तो सल्फ़र के 8 सीधे दिखाए हुए हैं, फास्फोरस के 4, ठीक है। तो ये था अणु। अणु और परमाणु हमने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं आयन। आयन क्या होती हैं? तो आयन धातु या धातु युक्त यौगिक के आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। ये आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। कंपाउंड्स ऑफ कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज पार्टिकल, जिसमें चार्ज पार्टिकल हो उसको हम क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। ये धन आयन और ऋण आयन होते हैं। धन आयन वो जिनके ऊपर प्लस का साइन होता है, तो सोडियम के ऊपर प्लस का साइन है, मैग्नीशियम के ऊपर भी प्लस का साइन है, कैल्शियम के ऊपर भी प्लस का साइन है, बेरियम के ऊपर भी प्लस का साइन है, लिथियम के ऊपर भी प्लस का साइन है, ठीक है। तो ये एल्युमिनियम के ऊपर भी प्लस का साइन है। तो आपने याद करनी है। ये मैंने कुछ धन आयन के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये ऋण आयन जिनके ऊपर नेगेटिव ये साइन हो, 1 या 2 या 3, ठीक है। ये नाइट्रेट ग्रुप है इसका पूरा, ठीक है। ऐसे ही कार्बोनेट का भी ग्रुप होता है, CO3, ठीक है। ऐसे सल्फेट का भी ग्रुप होता है, ठीक है। तो सल्फेट के माइनस के 2, ठीक है। तो ये ऐसे ग्रुप हम बनाते हैं, ठीक है। ये आगे अभी इस लेसन को चलाएंगे तो फिर और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद हमारा आ जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सर्जन होता, मीन्स बनाया जा सकता द्रव्यमान, और ना ही द्रव्यमान का फिर विनाश होता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ठीक है। इस अभिक्रिया में हम देखते हैं कार्बन का इधर 1 है, ये इधर वाले जो तीर से पहले वाले होते हैं ये सारे अभिकारक होते हैं, और इधर वाले उत्पाद होते हैं, ठीक है। ये वाले उत्पाद है और ये वाले अभिकारक है। मैंने आपको पहले दूसरे लेसन में ये सब कुछ कराया हुआ है, ओकेशन सॉल्व करनी भी आपको बताई हुई है, ठीक है। और इस ये आपस में मिलकर ये बना रहे हैं। कार्बन का इधर 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 हैं। तो यही तो नियम कह रहा है कि अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो जितना द्रव्यमान इधर था उतना ही इधर है, अभिक्रिया होने के बाद है। अब इस अभिक्रिया में देखते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपस में जुड़कर ये अमोनिया बना रहे हैं। इधर नाइट्रोजन की कितनी है? 2 है। इधर तो 1 ही था ना, हमने इसको बॉक्स में बंद करके 2 लगाया, संतुलित किया। नाइट्रोजन के 2 हो गए तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहाँ पर हमने 3 लगाना पड़ा, हाइड्रोजन के 6 करने हैं, क्योंकि द्रव्यमान इस साइड का द्रव्यमान जो है वो इस साइड के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन हमने लिया है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, मिलकर वाटर बना रहे हैं। हाइड्रोजन के इधर 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की इधर 2 हैं, इधर 1 है। अब क्या करेंगे? ये तो संतुलित नहीं हुई ना, तो द्रव्यमान का तो विनाश हो गया, विनाश तो हो ही नहीं सकता। अब हमने यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे भी हमने 2 लगाया। जैसे 2 लगाए तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? इधर 4 हो गए, तो यहाँ पे तो 2 ही रह गया हाइड्रोजन के। इसको बॉक्स में बंद करेंगे तो यहाँ पे हमने 2 लगा देना, अब 4 हो गए। तो ये अभिक्रिया को संतुलित इसीलिए किया जाता है। फर्स्ट लेसन में मैंने आपको ये करवाया हुआ है। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। इस नियम के अनुसार एक शुद्ध रासायनिक पदार्थ जो होता है या शुद्ध रासायनिक यौगिक जो होता है उसमें तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, ठीक है। मान लो एक यौगिक की बात करेंगे हम, ये किसका सूत्र है? ये पानी का सूत्र है। तो इसमें तत्व कौन से हैं? एक तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, ये तत्व आए हैं। इनके द्रव्यमान जो है ना वो निश्चित अनुपात में पाए जाएंगे। तो क्या है निश्चित अनुपात? हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पर? ये 2 है हाइड्रोजन के,
और ऑक्सीजन का कितना है 1। तो ये 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है। चाहे पानी कहीं से भी ले लो, चाहे आप इंडिया से ले लो, चाहे पाकिस्तान से ले लो, चाहे बांग्लादेश से ले लो, कहाँ से भी ले लो, पानी का फार्मूला हमेशा H2O मिलेगा। और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या मिलेगा 2:1 ही होगा। ये हाइड्रोजन के 2 देख रही हो आप, तो मैंने 2 लगा दिए, ऑक्सीजन का 1 ही है तो 1 लगाया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान किस रेशो मिलेगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16, तो 2:16। अगर इसको काटते हैं, ठीक है, तो कितना आता है 1:8 होगा। ठीक है, तो अभी ये मैंने इसको क्लियर करके बताया। तो ये पानी का फार्मूला है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो निकालना है। ये हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का 2:16 या फिर 1:8 मिलता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है लॉ है। और इसके आगे हमने पढ़ना है मॉलिक्यूलर मास, इसको आणविक मास भी कहते हैं या सूत्र इकाई द्रव्यमान भी कहते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होता है, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास उसके सभी संघटक परमाणुओं के जो परमाणु द्रव्यमान है ना उनके जोड़ के बराबर होता है। अभी मैंने पीछे भी आपको वाटर में कराया था, H2O में करवाया था ना ऐसे, तो इसमें क्या करवाया था मैंने, ये करवाया था, ऐसे करवाया था ना, प्लस ये ऑक्सीजन का 16 है। ठीक है, तो ऐसे करवाया था, तो ये हमने किया था 2:16 किया था ना। तो ये यहाँ पे हमारा लागू हो रहा है, किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। मॉलिक्यूलर मास इज द सम टोटल ऑफ मासेस ऑफ ओवरऑल कंबाइंड, ठीक है, एटम्स ऑफ मैटर। और इसको हम ना या तो जब आंसर निकालेंगे तो AMU लिखते हैं या फिर आजकल अकेला U भी लिख देते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है इसको कैसे लिखोगे, AMU के साथ लिखना चाहो तो वैसे लिख सकते हो, अकेला U लिख सकना है तो वह। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों के आणविक सूत्रों का परिकलन कीजिए। तो ऐसे लिखा होगा H2 का आणविक द्रव्यमान बताइए। ठीक है, तो या क्लोरीन का बताइए, ऑक्सीजन का बताइए, या फिर इसका बताइए, है ना, किसी का भी पूछ सकते हैं। तो तरीका बहुत ही आसान है, ये जैसे 2nd क्लास के स्टूडेंट्स करते हैं ना मैथ के सम, तो वैसे ही है। तो हमने जो फार्मूला दिया हुआ है हमने देखना है, जैसे हमें हाइड्रोजन दिया हुआ है H2 में हमने आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो हमने देखना है इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो हमने क्या किया, 2 लिखा और हाइड्रोजन लिख लिया। अब हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है ना वो 1 है। ठीक है, तो 2 हमने लगाया हुआ था, 1 लगा दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या होता है 2 ही आएगा ना। तो 2U लगाएंगे, या तो हम आंसर आ गया 2U, या नहीं लिखना ऐसे तो आप लिख सकते हो 2AMU, आपकी मर्जी है, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक है, ऑक्सीजन का निकालना हो तो ऑक्सीजन में भी ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु है, तो 2 लगाया और ऑक्सीजन लिख दिया। ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान संख्या है वो 16 है, इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा आंसर 32 AMU, या फिर अकेला U भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ऐसे क्लोरीन में भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, खुद ट्राई करके देखना। क्लोरीन का जो द्रव्यमान संख्या है वो 35.5 है, तो मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे। अमोनिया में निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, अमोनिया में आप देख रहे हो 1 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। ठीक है, अमोनिया में 1 नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो आप नाइट्रोजन का 1 और हाइड्रोजन के 3 लगा दिए। नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14 है, हाइड्रोजन की तो 1 है, ये 3 हमने लगाया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 17U या 17 AMU। अब इसमें निकालना हो तो कार्बन का कितना है 1,
हाइड्रोजन के 3 तो ये पड़े हैं, ठीक है ना। अब इसको और बड़ा करके दिखाती हूँ मैं। तो इसमें क्या है, ये है फार्मूला हमारा। तो हम देखते हैं कार्बन का तो 1 है, हाइड्रोजन के 3 ये और 1 ये, कितने हो गए 4। हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के कितना है 1 परमाणु है। तो यही मैंने लिखा हुआ है कि इसमें कार्बन का 1, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं। लगा दो, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन का 1। अब कार्बन का आपको पता है 12 है, हाइड्रोजन का आपको पता है 1 है, ऑक्सीजन का पता है 16। अब इसको सोल्व करना है, कुछ भी नहीं है। ये 12 बन गया, ये 4 बना और ये 16 मल्टीप्लाई जोड़ कर दो तो कितना आएगा 32 AMU। कितना आ जाएगा 32 U या 32 AMU एटॉमिक मास यूनिट। समझ आ गया होगा ना ये। तो जो मैंने नहीं निकाले वो खुद निकालोगे आप। मैंने कितने सारे को सोल्व नहीं किए हैं, इसमें से ये सोल्व नहीं किए, आप खुद सोल्व करोगे। कार्बन डाइऑक्साइड का खुद सोल्व करना आप, मीथेन का, इथेन का, एथीन का, ये खुद सोल्व करके देखना होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला मैं एक टॉपिक और है, फिर उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा अपना ये टॉपिक आज का। मोल क्या होता है, ठीक है। मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें कणों, कौन से कण हो सकते हैं, या तो परमाणु होंगे या फिर अणु होंगे या आयन होंगे या फिर उसका फार्मूला होएगा, की संख्या कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है, ठीक है। मोल इज द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन विच द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है और फार्मूला यूनिट है, इज इक्वल टू द एग्जिस्टिंग एटम इज एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। और मोलर मास, ये परिभाषा बेटा ऐसी याद करनी पड़ती है इसको, तो बहुत सारा न्यूमेरिकल जब करेंगे तब समझ आएगा, और अभी न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी इसका मैं, ठीक है। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ के 1 मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान होता है। अब न्यूमेरिकल कैसे आती है, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन परिभाषा में तो बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी हमें आनी चाहिए, ऐसे लिखा होगा, ठीक है। इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। तो वही तरीका जो हमने पीछे किया था वही तरीका यहाँ पे लागू करना है हमने, ठीक है। हमें पता है ना कार्बन की द्रव्यमान संख्या तो 12 हमने पढ़ी थी, हाइड्रोजन की 1, सल्फर की 32, फास्फोरस की 31, क्लोरीन की हमने पढ़ी हुई है 35.5, नाइट्रोजन की 14 और ऑक्सीजन की 16 है। अब कुछ भी निकालना है, जो ये वाला फार्मूला दिया हुआ है C2H2, तो हमने क्या करना है C2H2 ये है। तो हम इसमें देखते हैं कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, तो हमने ऐसे लिख देना कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के भी कितने हैं 2। अब कार्बन की द्रव्यमान संख्या आपको पता है ना 12 होती है, और हाइड्रोजन की कितनी होती है 1 होती है। अब ये कितना हो गया 24 हो गया, और ये कितना हो गया 2 हो गया, जोड़ो इसको कितना बन गया 26 बन गया। तो 26 अब ग्राम लगाएंगे, क्योंकि मोलर द्रव्यमान जो होता है ना वो ग्राम में होता है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ना देखो 12 ग्राम लिखा है ना, तो आंसर इसका ग्राम में आएगा। मोलर द्रव्यमान हमेशा ग्राम में निकालेंगे, ठीक है। तो इसके अब न्यूमेरिकल देखो, ये मैंने फर्स्ट किया हुआ है, खुद निकाल के देखना आप, तो ये निकल जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है, ज़्यादा आसान है ये। तो C2H2 का मैंने अभी बताया 26 आ गया, सल्फ़र 8 है, तो सीधे ही पता लग रहा है सल्फ़र का ऐसे लिख लेंगे 8 के साथ सल्फ़र का जो होता है ना 32 होता है, 32 के साथ 8 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 256 ग्राम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोलर मास है, ठीक है। और उसके बाद HNO3 में हम देखते हैं नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल में हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का भी 1 है, और ऑक्सीजन के कितने हैं 3 मॉलिक्यूल हैं, है ना, 3 एटम है सॉरी। तो हाइड्रोजन का 1 लगाएंगे प्लस का निशान, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है फिर प्लस का निशान, ये 3, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो ये हो गया 48, ये हो गया 14 और ये हो गया 1। आंसर कितना आ जाता है 63 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही फास्फोरस का निकालेंगे, फास्फोरस का तो क्लियर ही पता लग रहा है
फास्फोरस का 31 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो मैंने लिखाए थे 31, तो आंसर कितना आएगा 124 ग्राम लगाना पड़ेगा। तो ये था हमारा मॉलिक्यूलर मास, और ये मैंने कराया था आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान में तो हम लगाते हैं, तरीका वही है। आणविक द्रव्यमान कहा हुआ है जब हमने, तो इसमें लगाते हैं यू या AMU, या फिर यू फॉर अम्ब्रेला, ठीक है, या फिर ये लगाते हैं, ठीक है। जब हमें आणविक द्रव्यमान का हो तो AMU या फिर अकेला यू लगाएंगे, यूनिट इसकी। और अगर हमें मोलर द्रव्यमान कहा हुआ है तो आंसर वही वैसे ही निकालना है, पर हमें लगाना क्या है, जी लगाना है, ग्राम, ठीक है, ग्राम लगाना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से न्यूमेरिकल आते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।